अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो हुक्मरान जमात नून लीग ने मैदान मार लिया है। अपोजिशन ये कह रही है और जो मुखालिफिन है वो ये कह रहे हैं कि मैदान पहले ही खाली था, तो इस मैदान को मारने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन दो हल्के ऐसे थे कि जहाँ पर मुकाबला बहुत सख्त था, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कैंपेन की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। ख़ास तौर पर हरीपुर का हल्का एक ऐसा था कि ये वो वाहिद हल्का था, नाअहल होने वालों का हल्का, कि जहाँ पर ये इजाज़त दी गई थी उमर अयूब साहब को कि वो जिसको टिकट देना चाहते हैं वो टिकट दें और यहाँ पर मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नून लीग की हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी अपनी हुकूमत है, तो शायद उतनी मुश्किलात ना उनको पेश आ रही हों। लेकिन जो नतीजा आया उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 1,63,996 वोट नून लीग के उम्मीदवार ने हासिल किए और 1,20,220 वोट जो हैं वो उमर अयूब साहब की अहलिया ने हासिल किए हैं। ये वही हल्का है, 80,000 से ज़्यादा की लीड थी जो उमर अयूब साहब ने ये हल्का जीता था, लेकिन अब वो 40,000 की ज़्यादा लीड से हार गए हैं ये हल्का। तो ये वजह क्या बनी, लाहौर के अंदर क्या हुआ, क्योंकि इन दो हल्कों पे सबसे ज़्यादा नज़र थी। फिर एक हल्का था जहाँ पर नून लीग का और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हो रहा था, NA 185, वहाँ पर भी नून लीग कामयाब रही। तो सियासी सूरत हाल और ये ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात करनी है, कुछ दीगर मौज़ूआत को भी हिस्सा बनाएंगे। राना साहब, ज़िमनी इंतखाब हुआ, दो आरा पाई जा रही थी कि हमें इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए है, सवाए मियाँ अज़हर साहब की उस लाहौर वाली नशिस्त के ऊपर जो उनके इंतकाल के बाद खाली हो गई थी। उमर अयूब साहब ने दरख्वास्त भी की, ज़िद भी की, जिसके बाद उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। इस नतीजे के बाद आपने क्या अख़ज़ किया और PTI ने कुछ अख़ज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आपका सवाल और बहुत से लोगों की सोशल मीडिया की गुफ्तगू, मैं इससे बिल्कुल हट के बात करता हूँ। अच्छा, मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, मैं कुछ और दलाइल पे बात करता हूँ। ठीक है। तहरीक इंसाफ के साथ हरीपुर में क्या हुआ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या हुआ राना साहब? अगर वो देखें, अगर उनके फार्म 45 देखे जाए जो वो कह रहे हैं तो फिर वो जीते हुए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट देखा जाए तो वो कहते हैं हम जीते हुए हैं। इसका तो फैसला करना होगा, नंबर एक। नंबर दो, क्या KPK के अंदर किसी एक इंतहाबी दफ्तर को बंद किया गया? क्या KPK के अंदर किसी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया? क्या KPK के अंदर किसी एक जलसे को रोकने की कोशिश की गई? इंतखाबी मुहिम की बात कर रहे हैं। मैं इंतखाबी मुहिम से हट के भी आप किसी जलसे क्या की गई? तो जवाब आएगा नहीं। उसके बरक्स आप आ जाए पंजाब में, कोई एक सियासी जलसा 1 to 9 में होने की करने दिया गया? 1 to 9 में क्या दफातर खोलने दिए गए? क्या वहां पर इलेक्शन कैंपेन की इजाजत मिली? मरियम साहिबा आज कह रही थी कि हमने फुल इजाजत दी है और उनके बैनर्स भी लगे हैं, उनकी तस्वीर भी हैं, आप हल्के में जाके देखें। अगर आप इसको मान लेते हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको राना साहब सुना दो। अगर आप मान लेते हैं उन्होंने जो कहा, मैं उनकी बात को मैं कभी, ये उनकी बात है और आप थोड़े सहाफ़ी चले PTI वाले एक दफ़ा सुन लेंगे, वो बात सुना देते हैं जो आज मरियम साहिबा ने कहा। मरियम साहिबा ने क्या कहा वो ज़रा प्रोड्यूसर साहब सुनाइएगा हमें। हम भी जब 2018 में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मैं जेल में थी, मैं शायद वो पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसको इन्होंने जेल में डाला, जिसके साथ इन्होंने बहुत जुल्म किए, लेकिन हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया। हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। जब हार गए तो हमारा तो बॉयकॉट था। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने PTI के तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके। जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। रेफरेंडम था और कहती कारकर्दगी की वजह से हमें वोट पड़ा। मैं इसी भी आ जाता हूँ। मैं हुजूर, मैं आपकी बात को तो मैं कभी इग्नोर करते ही नहीं। ठीक है, मैं तो वो चीज़ें चला रहा हूँ। जी जी। फिर इसका मतलब है रेफरेंडम में 12 से 15% लोगों ने इनके हक में वोट दिया, तो 85% लोगों ने वोट देना गवारा नहीं किया, इन्हें मुस्तरद किया।
अगर ये रेफरेंडम था, ये तो टर्न आउट होता है 50% पे, अगर ये रेफरेंडम था वो तो जनरल यार इलेक्शन मैं होता है ना। भाई आपने इतनी हिम्मत की है, ये जनरल इलेक्शन से आसान इलेक्शन था, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कम से कम 30% से ऊपर होना चाहिए, 30% से ऊपर होना चाहिए। मेरी वज़ीर आला ने कहा है कि हर जगह तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार खड़ा था। चले मुझे बताएं, सिर्फ 2 जगह, जी नहीं, सिर्फ लाहौर और सिर्फ हरीपुर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है, मैं तो फिर हमने तो देखा। आप हर बात उनकी मान रहे हैं ना? क्यों मान रहे हैं? मैं तो आपको सुना रहा हूं, वो ये कह रहे हैं। आप तो हर बात को जो है, साकिब साहब की आवाज नहीं आ रही है, जरा साकिब साहब से बात करवाएं। साकिब साहब भी इसमें जो है ना अपना हिस्सा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने, मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरान कुन है, शायद इन्फॉर्मेशन उनको दी गई होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमजा साहब को ज्यादा दी गई होगी जी। 13 हल्कों में इलेक्शन लड़ा है। नहीं मतलब कि वो तो मैं दो आ हल्के जाता हूँ ना, जरा ठहरे, जी, जी। जरा एक मिनट ठहरे। आपने सड़कों का जाल बिछा दिया, आपने दुनिया की तमाम सहूलियात दे दी, आपके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे खुला मैदान मिला। राना शहरयार साहब के मुखालिफ कोई उम्मीदवार था? नहीं था, तहरीक इंसाफ का नहीं था। राजा रियाज साहब के बेटे के मुकाबले में था? नहीं था। मैं हल्के गिनना शुरू कर देता हूँ ना, ताकि आप मुझे मैं आसानी से बता देता हूँ। NA 96 में बिलाल बदर चौधरी साहब थे, उनके मुकाबले में नवाब शेर वसीर साहब थे, जिनको नून लीग ने पिछले इलेक्शन में टिकट दिया था, यानी कि PTI का उम्मीदवार नहीं था। किसी में भी नहीं था, 2 में था ना राना साहब, ये तो क्लियर चीज़ है, मैं सारों को बताऊंगा। तो उसके बाद आप आ जाए हरीपुर का इलेक्शन, चले मान ले जी लूज करके, मान ले, मैं ये भी मान लिया। लाहौर का इलेक्शन लूज कर ले, ये भी मान लिया। मैं हल्फन कहता हूं, मैं लाहौर के इलेक्शन में मुझे एक सरकारी अफसर मिलता है, अच्छे रैंक का अफसर मिलता है, मैं उनसे पूछता हूँ सुनाए, वो कहता है जी मुझे 2 मुस्लिम लीग नून के लोग मिले हैं, उन्होंने कहा वोटर घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, जिस घर में जाके दरवाजा खटखटाते हैं वो अंदर से कुंडी लगा देते हैं। मुझे एक सिंपल सी बड़ी एक सिंपल सा चीज़ है, जब आपके मुखालिफ उम्मीदवार कोई ना हो, जब आप बिल्कुल सोनिया होनियन गलियां तो ये मिर्जा यार फिरे, जब ये वाला सिलसिला शुरू हो जाए और फिर भी आप 15 मुझे किसी एक पोलिंग स्टेशन पे हरीपुर के अलावा मुझे टर्न आउट जो है ना वो अच्छा दिखा दे। भाई आपका वर्कर तो निकलना चाहिए ना, छोड़ दें PTI को, छोड़ दें पीपल्स पार्टी को। आप अकेले नहीं लड़ रहे थे, बहुत सी जगह पे पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिए थे, बहुत सी जगह पे जमात इस्लामी ने उम्मीदवार नहीं दिए थे, बहुत सी जगह पे और लोगों ने उम्मीदवार नहीं दिए थे, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान ने उम्मीदवार नहीं दिए थे। आपका सबको भी छोड़ दें, आपका वोटर तो निकलना चाहिए था ना। राना साहब, ये हाफिज नुमान साहब ने, मियां नुमान साहब ने तकरीबन 73,000 के करीब वोट लिया था पिछले इलेक्शन में, 71,540, और इस इलेक्शन में उन्होंने 63,441 वोट हासिल किए हैं। ये हमने ये भी कंपैरिजन करना है कि आपका वोटर क्यों नहीं निकला। मेरा ये सवाल है, टर्न आउट लाहौर के अंदर खुसूसी तौर पे हमने लाहौर के ज़िमनी इंतखाब कवर किए हैं, हमने लाहौर के ज़िमनी इंतखाब जाके देखे हैं, हमने पोलिंग स्टेशन देखे हुए हैं, बद से बदतरीन हालात भी हो तो देखे हैं। दोनों जमातों के वोटर सर क्यों नहीं निकले, ये क्या रीजन है? एक जमात का तो वोटर का बड़ा क्लियर सी चीज़ थी, वो एक फुटेज चल रही थी और मैं चूँकि हल्के में मौजूद था, वो फुटेज आपने भी देखी होगी कि अचानक पुलिस आ गई, देखी थी ना आपने, PTI के कैंप में, और क्या उठाओ यहाँ से। फिर बहुत से लोगों के खौफ की एक फ़ज़ा थी ना, तो ये खौफ की जो फ़ज़ा है ना, ये बहुत से लोगों को ना, ये 8 फरवरी से ज़्यादा है राना साहब, बहुत ज़्यादा। 8 फरवरी को जो खौफ की फ़ज़ा थी ना, मैं बताता हूँ, 8 फरवरी को इनको उम्मीद नहीं थी, 8 फरवरी को हुकूमत को उम्मीद नहीं थी कि इंतखाबी निशान कौन से दे दिए। दूसरा, 8 फरवरी को ज़हन में रखिएगा, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन था, एक इलेक्शन को मैनेज करना आसान है, बिल्कुल ठीक है, 101 इलेक्शन को मैनेज करना मुमकिन नहीं है। मैं एक फुटेज देख रहा था, खुरम शिदात विरक साहब, खुरम मुनव्वर माइन साहब, अब एक पेज है, या शाकिब इसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, एक पेज है, उस पर लिखा हुआ 17 बुकें, 17 बुकें। उन्होंने कहा भाई इस पे कितनी है, लिखा हुआ, उसने कहा 17 लिखा हुआ है, उसने कहा बुकें गिने, वो 16, वो 17वीं बुक कहाँ गई, वो 17वीं जो बुक थी वो कहाँ गई? राना साहब, यहाँ लाहौर का तो ये बात होगी, हरीपुर के हवाले से ही बात करते हैं, फिर मैं साकिब साहब के पास भी जाता हूँ। हरीपुर के हवाले से
आप समझते हैं कि उमर अयूब साहब ने जो डिसीजन किया था कि जहाँ पे पूरी पार्टी ने ये डिसीजन किया कि अब ये जितने हल्के खाली हुए थे ये सारे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खाली थे, उनको भी इसी तरह सजा दी गई थी, क्या दुरुस्त फैसला था इलेक्शन में जाना? नहीं दुरुस्त फैसला था। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मेरी आज बड़ी तफसीली बात किसी ऐसे शख्स से हुई जो खान साहब के इस फैसले से बड़ा मुतफिक था। मैंने उससे पूछा कि यार आप क्यों मुतफिक थे? इलेक्शन लड़ना चाहिए था, एक सियासी ग्राउंड बनती, एक सियासी मूवमेंट बनती। तो उसने कहा तुम्हें पता है हमने सीटें गवा के भी कितना बड़ा फ़ायदा दिया। मैंने कहा ये क्या बात हुई, किस तरह फ़ायदा लिया, मुझे समझाओ ना, मुझे कायल करके दिखाओ। उसने कहा बात सुने मेरी, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, हमने हल्के ओपन छोड़ दिए, बिल्कुल ओपन छोड़ दिए। खान साहब, उसने कहा खान साहब से जब आखिरी मुलाकात मेरी हुई तो खान साहब ने कहा था तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब मेरा फैसला, जब ये इलेक्शन हो जाएगा। कहता हमने पूछा खान साहब क्या होगा? कहता उन्होंने कहा था आपने एक चीज चेक करनी है, अगर तो हमारा नजरिया लोगों के दिलों से निकल गया है, अगर हमारा नजरिया अवाम ने कबूल करना छोड़ दिया है और हमारे सियासी मुखालफिन के नजरिए को, बयानिए को अपना लिया है, तो फिर इन हलकों में इतना वोट पड़ेगा कि हमें पता चल जाएगा कि हम बिल्कुल फारिग हैं। और अगर इन हलकों में हमारे बाईकाट के बाद टामा टामा वोट, जिसे पंजाबी में कहते हैं टामा टामा, तो यही हुआ है ना, जहां पे 1700 वोट है वहां 312 निकले, जहां पे 3000 वोट है वहां पे 200 कुछ निकले। उसने कहा अगर ये निकले तो इसका मतलब है कौम ये डिसीजन कर चुकी होगी कि कितने % लोग वोट के साथ थे और कितने, अगर ज्यादा लोग साथ नहीं थे तो फिर हमारा नजरिया दुरुस्त है, अगर ज्यादा लोग उनके साथ हैं तो फिर उनका नजरिया, उनका बयानिया दुरुस्त है। उसने कहा हम जीत गए हैं। और उसने कहा ये अगर देखें, एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, 20 हलकों का इलेक्शन था पंजाब में, 20 हलकों का, सारी पावर थी गवर्नमेंट के पास। हमजा साहब वज़ीर आला थे, अच्छा उस वक्त ठीक है, हमजा साहब वज़ीर आला थे। 16 सीटें तहरीक इंसाफ जीती थी, 16 सीटें, एक सीट भी नहीं, 2 वही टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट। अब आप इसी इलेक्शन में अगर वोट की रेशो देख लें और 8 फरवरी के इलेक्शन की वोट के रेशो देख लें। रान साहब मैं वही देख रहा हूँ कि आपको मैं यही बता रहा हूँ कि NA 185 में जो नून लीग के उम्मीदवार थे ना, उनको 2024 में 8 फरवरी को 32,000 वोट मिला था, अब उन्होंने 82,000 वोट हासिल किया है। और NA 143 में जो साहिवाल का था, जो तुफैल जट साहब थे, उन्होंने 83,000 वोट लिए थे, इस दफ़ा 1,36,000 वोट लिया। मैं अगर आपको सही बताऊं तो लाहौरियों ने बहुत ज़्यादा मायूस किया, वो नहीं निकले, जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल है। मैं इसी पे सवाल करता हूँ आपसे, ये वोट है वो जो आ गए हैं, जब सामने उम्मीदवार होता है ना जो देखता है कि पोलिंग स्टेशन में 2 नंबरी हो रही है तो मैंने इसको रोकना है, जो देखता है कि कोई ऐसी पोलिंग एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट भी और वहां बाहर लगे कैंप भी, और एक एक चीज को जब नोट होता है ना, ठीक, अब तो आपको खुला मैदान मिल गया, आप जीते या हारे, इन दोनों सूरतों में मतलब आपकी मर्जी है ना, आपका मुखालफ इतना तगड़ा ही नहीं है, आपका मुखालफ जो है उसकी कुछ सियासी पोजीशन ही नहीं है, आपके मुखालफ के पास कुछ है ही नहीं, उसके पास तो हर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट भी नहीं होगा, तो फिर गलियां होइयां सोनियां विच में यार फिर तुसी देव ही लगे। साकिब साहब मेरा पॉइंट ये है, मैं ये कह रहा हूं कि लाहौर का जो इलेक्शन है उसने बहुत ज़्यादा मायूस किया, वहाँ पे टर्नआउट बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। उमूमी तौर पे ज़िमनी इंतखाब में ये मान लेते हैं कि टर्नआउट कम होता है, लेकिन जो लाहौर में हुआ है ऐसा कभी नहीं होता। बाकी हलकों की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आपने भी देखा है नून लीग को जितने वोट पड़े थे उतने या उससे ज़्यादा वोट तो खैर उन्होंने बाकी हलकों से हासिल किए ही हैं। आपने पूरे इलेक्शन को कैसे देखा, खुसूसी तौर पर लाहौर का और हरीपुर का इलेक्शन? एक तो जो कुछ 8 फरवरी इलेक्शंस के नताइज के साथ हुआ और लाहौर की आवाम ने ख़ास तौर पर देखा, तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि जो आवाम है, जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको ये आइडिया हो कि हमारे जो वोट हमने डालना है वो वोट पता नहीं किसके नाम का निकल आएगा। वो गवर्नर सिंध ने भी एक दफ़ा बात की थी कि आप वोट तो डालेंगे, आपको पता है कि वो किसी और के नाम का निकल आएगा। तो ये जो मायूसी है, मेरे ख्याल में निज़ाम से वो मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में जो साकिब साहब क्यों नहीं होनी चाहिए, साकिब साहब क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे ये भी बता देना क्यों नहीं होनी चाहिए। जब आपका गवर्नर जो है वो कहता है कि आपने वोट डाला नहीं ना निकला,
गवर्नर ने वो कहा है, वो मोहम्मद बूढ़े चने वाले ने नहीं कहा, वो गुलाम दीन जो है चरगे वाले ने नहीं कहा, वो आपके मौजूदा गवर्नर ने कहा है। तो आप किस तरह कहते हैं फिर मायूसी ना हो? क्या इस पे इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया? आपके इस्लामाबाद के कमिश्नर आके क्या कहते हैं, आज तक पता चला वो कहां पे हैं? आप कहते हैं मायूसी ना हो, मैं कहता हूं मायूसी से भी आगे होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जब आपने मेहनत की सारा दिन और रात को आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप किस तरह कहेंगे मायूसी नहीं होगी? यानी कि साकिब साहब, ये जो इलेक्शंस हैं, ये किताबों वाली बातें जो है ना, ये अच्छी हैं, ये किताबों में बातें बहुत अच्छी है कि मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें जमीन यानी कि इररेलेवेंट समझते हैं लोग इलेक्शंस को भी और खुद को भी। आप देखें ना, लाहौर के जितने हलके थे उनमें एक आध हलके के अलावा बाकी सारे इलेक्शंस के नताइज पर बड़े सवालिया निशान थे। और फिर हुआ क्या है, अब मैं सुन रहा था मतलब ये बात के अब जो है वो हरीपुर में पीटीआई कह रही है हमारे पास फॉर्म 45 हैं, इस तरह की बात हो रही है। तो लाहौर के जो हलके थे जिन पे क्वेश्चन मार्क थे, उनके साथ आपको पता है क्या हुआ है ट्रिब्यूनल्स में? उनको तकनीकी बुनियादों पे उनकी दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं। तकनीकी बुनियाद ये होती है कि एक पार्टी कह रही है जी दूसरे कैंडिडेट को आपने जितवा दिया है, मेरे पास तो फॉर्म 45 है और मैं जीता हुआ हूं, ना उसके फॉर्म 45 खुले हैं ना आपके खुले हैं। तकनीकी बुनियाद ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे उसको चैलेंज करने के लिए उसमें ओथ कमिश्नर की कोई स्टैंप लगनी थी वो नहीं लगी, कोई डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाना था वो नहीं करवाया, तो इसलिए जी डिसमिस। ये फाफेल की रिपोर्ट आई थी, इतनी कसीर तादाद में, कोई 70% जो है वो ट्रिब्यूनल्स में जो पिटीशंस गई थी, इलेक्शन पिटीशंस, वो तकनीकी बुनियादों पर डिसमिस हुई थी। तो जब अवाम को ये मतलब महसूस होने लगे, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे वोट का तो कोई फायदा नहीं है, हमारा वोट जो है वो हम डालेंगे पता नहीं कहाँ आएगा। यही बात मैं कह रहा हूँ ना, यही लगता है कि टर्नआउट कम होने की वजह। साका भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, जब किसी को पता है कि मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिलना, जब किसी को पता है मेरा वोट काउंट ही नहीं होना और मेरी मेहनत नहीं होनी, तो वो क्यों वोट डालने निकलेगा? वोट डालने के लिए आपको आप घर से निकलना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है ना, तो नहीं होगा ना। तो इसलिए आप कहते हैं मायूस नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, हम चाहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन ये चीज़ें किताबों में बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो बेचारे क्या करें? अच्छा साकिब साहब, हरीपुर के हवाले से हमें ये बताइएगा, जिस तरह राना साहब भी कह रहे हैं कि ये बेहतर फैसला नहीं था और पहले उनको रोका भी गया था, एक नंबर नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कि जी कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हमें इतने दे दिया जो उमर अयूब साहब ने और उनके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, उन्होंने वो फार्म भी और नंबर सब कुछ दे दिया। नहीं, उन्होंने 28,000 के करीब की सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी साकिब साहब, ये देखना होगा कि नंबर को भी साइड पे करें अगर, कि फॉर्म 45 इनके पास पूरे हैं, नंबर 1। वहाँ पे उस हल्के में और भी आज़ाद कैंडिडेट होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तो वो भी फॉर्म 45 लेते हैं वहाँ से। तो अगर तो वो जो आज़ाद कैंडिडेट हों उनके फॉर्म 45 और इनके मैच कर जाएं, तो फिर इनका जो स्टांस है वो मजबूत हो सकता है। एक बात। दूसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आरओ और डीआरओ तो चले इलेक्शन कमीशन के थे, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जो उस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होते हैं, उनका एक किरदार बड़ा अहम होता है, और वो सारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थे। अब देखना यह है कि सुहेल खान आफरीदी बतौर एग्जीक्यूटिव हेड खैबर पख्तूनख्वा क्या अपने प्रिजाइडिंग अफसरान से कोई ऐसी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड करवाने में कामयाब होते हैं जो इलेक्शन है इस पर सवालिया निशान खड़ा कर दें। ये सबसे बड़ा अहम होगा पीटीआई के लिए अपना, अगर वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो अगर उनके पास फॉर्म 45 सारे हैं, स्टैब्लिश भी करना चाहते हैं, तो यही एक रास्ता बचता है, वरना तो फिर वही अशर होगा जो पहले इलेक्शन रेहाना डार साहिबा के पास क्या फॉर्म 45 मुकम्मल नहीं थे? मेरा एक सवाल है ना, वो तो बेचारी लेकर और कुरान पाक हाथ में पकड़ के फिरती रही ना, तो क्या बना? मुझे बता देना क्या बना उनका। आज के दिन तक वो फिर रही है ना, इसी तरह बहुत से लोग जो आज के दिन तक फिर रहे हैं। मुझे याद है कि एक उम्मीदवार वो भी था, उसने कहा मान ले 10 फार्म मेरे पास नहीं है, मान ले वहां पे 100% वोट कास्ट हो गए हैं, 100% मेरे मुखालफ को कास्ट हो गए हैं, तो फिर भी उन वोटों को निकाल के देख ले मैं जीता हूं, तो फिर क्या करेंगे? हम कहते हैं इस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हो कि कोई भी इलेक्शन लड़े, जो जीता है उसको जीता तस्लीम करना चाहिए। लेकिन हमजा एक चीज़ और भी यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज के बाद जो हुआ है वो
भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी के बगैर मुस्लिम लीग नून और बाकी जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ सादा अक्सरियत भी उनको हासिल हो गई है। तो ये बड़ा एक इस पे भी हाँ साकिब साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर भी बात करेंगे कि आगे नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस बाकी रह गए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो बड़ा अहम है कि नून लीग का 2 हलकों में मुकाबला समझा जा रहा था, क्योंकि बाकी में तो वैसे ही ग्राउंड खाली था। तो वो लाहौर का N129 का हलका था और फिर हरीपुर का हलका था। यहाँ दोनों से भी मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से ये एतराज़ कर रही है कि इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ, नताइज ठीक तरीके से नहीं आए हैं। जो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं उनमें कुछ और नतीजा बनता है अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतीजा जो है वो सामने आया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी पर हमने बात करनी है। टर्नआउट भी बहुत कम रहा, खुसूसी तौर पे लाहौर की बात की जाए तो नून लीग तो शायद कामयाब नहीं हुई अपने वोटर को उस तरह निकालने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कामयाब नहीं हो सके, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, इलेक्शन पे क्या एतराज़ात है आपको? हम इन 2 हलकों की बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी जगह पे तो वैसे ही ग्राउंड बिल्कुल खाली था नून लीग के लिए और नून लीग का वहाँ से जीत जाना भी कोई अचंभे की बात नहीं है। इन 2 हलकों में क्या हुआ? सर देखिए, हम हरीपुर से शुरू कर लेते हैं। हरीपुर में तो बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में बाकी जगहों पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स लिए। यहाँ पे इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको DRO और RO जो है बनाया। और उसके बाद आपको पता है जिस वक्त कोई RO या DRO हो जाता है तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में चली जाती है, या कानून यही कहता है। और वो पाबंद होते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, वो RO बहैसियत रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी सरकारी मुलाजिम उसके वो पाबंद होते हैं उसकी बात मानने की। हम फॉर्म 45 के मुताबिक 28,000 और 30,000 के दरमियान की लीड से बाकायदा तौर पे जीत चुके हैं। वो तमाम फॉर्म 45 हमारे पास थे जिस वक्त हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे। रिटर्निंग ऑफिसर ने वो वाले जो फॉर्म 45 हमारे पास, आपको पता है फॉर्म 45 जब दिया जाता है तो एक नहीं होता, एक आपको मिलता है, एक कॉपियाँ होती हैं सर। एक कॉपी महकमे की होती है और इसी तरह वो कॉपी सबको दी जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने जो हमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 दिए थे सर्टिफाइड, वो लेने से या उसको जो वो फॉर्म 45 कर रहे थे, डाटा एंट्री उसमें एंटर कर रहे थे, उन्होंने उसको टैली करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ये वाले ना देखते हैं ना मानते हैं, खुद ही 2 दिन के बाद कंसोलिडेशन हम आज मुकम्मल करेंगे, 2 दिन के बाद आप आ जाइएगा, हम देख लेंगे। अभी तो जो हमें दिए जा रहे हैं, यानी कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर बेचारे तो पहले दे के चले जाते हैं, आपको पता है RO को। उसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि ऑलरेडी बने बनाए जो है वो फॉर्म 45 मौजूद है, जो वो एंटर कर रहे हैं, जो उनके खुद बनाए हुए हैं और जो हमें इशू किए हुए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गिनती करने के बाद वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ हमें वहाँ मुतमईन रखने के लिए दिए गए थे। उसके ऊपर काफ़ी सारा वहाँ जो आपने देखा पूरी रात जो है सोशल मीडिया पे, बाकी चैनल्स ने शायद चलाया नहीं चलाया, उस तरह सोशल मीडिया ने उसको अच्छे तरीके से कवर किया। वहाँ सिचुएशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल हो गई थी। फिर हमें चीफ मिनिस्टर ने बताया, क्योंकि रात उनसे राब्ते में थी पूरी पॉलिटिकल कमेटी के, जी अभी वहाँ पे जो है वो RO ने, क्योंकि RO बाय लॉ जो है वो फौज और FC को बुला सकता है, मगर बहरहाल पुलिस वहाँ पे मौजूद रही। और अनफॉर्चुनेट था कि आप यहाँ आप ऐसे करते हैं। लाहौर में आपने देख लिया जिस वक्त पहले चंद फॉर्म 45 के अंदर आपको जीत होनी शुरू हो गई, तो उसके बाद बाकी जो फॉर्म 45 उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पुलिस एस्कॉर्ट करके डब्बों समेत वहाँ से गायब हो गई। पूरा इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, बड़े जलसे नहीं करने दिए गए, तस्वीरें नहीं लगाने दी गई। आपको पता है पुलिस ने हमारे फ्लेक्स वाले रिक्शे गाड़ियाँ वो जो होते हैं पकड़ लिए, 3 दिन पहले दफ्तर का घेराव कर लिया।
एक ही मुल्क में 2 MNA के इलेक्शन 2 सूबों के अंदर, एक के अंदर खुली इजाजत थी PTI की हुकूमत में नून लीग को जलसे करने की, कैंपेन करने की, वहाँ उनका कैंडिडेट और उसके रिश्तेदार चीफ मिनिस्टर को डेथ लाइफ थ्रेट्स तक दे रहे थे, मगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया कि पॉलिटिकल प्रोसेस है, इनको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हमारे लाहौर के सदर को उठा लिया गया, शेख इम्तियाज़ के घर रेड किया गया, हमारे वर्कर गिरफ्तार किए गए, हमारे इलेक्शन ऑफिस को जो है वो घेरे में लिया गया, और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। इलेक्शन तो हम लाहौर वाला भी जीत गए थे। देखिए ये एक स्पेशल परमिशन थी, क्योंकि वहाँ मियां अज़हर साहब का इंतकाल हुआ था, तो उस पर खान साहब से एक परमिशन स्पेशल ली गई थी पंजाब में कि ये जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो खान साहब को उन्होंने पैगाम भिजवाया था, तो वहाँ खान साहब ने इजाज़त दे दी। और KP के लिए तो खैर रुकावट भी नहीं थी, क्योंकि KP में हमारी गवर्नमेंट है, हम चाहते थे कि यहाँ हम अपना मैंडेट जो है वो कर सकते हैं डिफेंड, तो इसलिए उस पर रुकावट नहीं थी। ये हुआ है सर, ये आपके सामने। शेख साहब, KP में आपका मैंडेट है, कोई शक नहीं है। वज़ीर आला साहब का जलसा, उनकी तकरीर के कोई करप्शन, कोई गलत करेगा यहाँ पे, वोट चुराने की कोशिश करेगा, रिजल्ट तब्दील कराने की कोशिश करेगा, तो सख्ती से निपटा जाएगा। आपका मैंडेट होने के बावजूद भी आपसे आपका मैंडेट छीन लिया गया। सर अब राणा साहब अब सख्ती से वो निपटेंगे ना। उन्होंने कहा था कि अगर किया गया तो मैं निपटूंगा, तो ही इज द चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, व्हाट ही सेड ही विल डू इट नाउ। अब करेंगे जो उन्होंने खुद ऐलान किया वहां पे जाके उस कैंपेन के जलसे में। ऑब्वियसली आज मैंने सुना कि वो जो शफी जहान साहब है, जो कि इंफॉर्मेशन के वहाँ के मिनिस्टर हैं, उनको भी कि वो जितने भी सरकारी महकमे इसमें इन्वॉल्व हुए और जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें इंश्योर हुई, उन पे कोई एक्शन वैक्शन लेने जा रहे हैं। देखें जब एक्शन होगा तो सारी, क्योंकि सारी पार्टी बेसिकली इज वेटिंग फॉर दोज एक्शंस। साकिब साहब, अब वो जो स्टेटमेंट दिया था सोहेल खान अफरीदी साहब ने, उस पे तो उनकी तलबी भी 25 नवंबर को दोबारा हुई है, 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने की है। तो जब आप ख़ुद बता रहे हैं कि रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो है वो इलेक्शन कमीशन के थे और इंतज़ामिया उनके मातहत थी, तो इस सिचुएशन में जब हतमी फ़ैसला RO का है, तो सोहेल खान अफरीदी या जो आपकी हुकूमत है वो कैसे एक्शन जो है वो इस हवाले से ले सकती है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव सर सब कुछ कर सकता है, उसके पास इख्तियार है। तो उनको कानून इस्तेमाल करना आता है, तो यहाँ तो वो नया कानून बना भी सकता है ना सूबे के अंदर, उसको भी इस्तेमाल करना आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप RO के मातहत हो जाते हैं, व्हेन ही बिकम्स दी जुडिशल मजिस्ट्रेट, भी वही हो जाता है, सारा कुछ वही बन जाता है फॉर दैट पीरियड जब तक वो RO होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी इदारों के मुलाजमीन ने खिलाफ कानून उसकी को बात माननी है। तो जिसने कोई खिलाफ कानून काम किया होगा उसके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो और एक्शन हो सकता है, उसमें तो कोई ऐसी मजाहिके वाली बात नहीं है। ठीक है शेख साहब, लीगल ऑर्डर मानने की कंपल्शन है, इलीगल ऑर्डर मानने की तो कोई कंपल्शन जी नहीं है। एक सवाल और है कि हमेशा से जो जितने बजट एक वन लाइन जितने प्लानिंग अफसर ने सारे सूबाई हुकूमत ने मुलाजिम ने वो भी तो दसणगे ना, कल जैसे केस अगे टुरेगा वो भी तो दसणगे ना कि मैं की जमा कराया सी, एंटर की होया, वो तो सारे मुलाजिम है कि नहीं। किसी ऑफिशियल फोरम पे जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं या बाकी जो अफसरान है वो बात करेंगे आके ओथ पान ओथ? मैं बताता हूँ, मैं जब हम लोग माजी में इलेक्शन लड़ते रहे, मेरा 5वां-6वां इलेक्शन है, और जब भी कभी ऐसी कुछ ज्यादती हुई है, हमेशा प्रिजाइडिंग अफसर ही, जहाँ गड़बड़ की जाती है, प्रिजाइडिंग अफसर इज द मेन पॉइंट, जो गवाही देता है, जिसकी गवाही के ऊपर फैसला होता है। रिटर्निंग अफसर को तो जो देना है उसने, रिटर्निंग अफसर तो ये कह रही मेरे ये जमा हुआ, मैंने उसकी कैलकुलेशन की, रिजल्ट आ गए। अब अगर प्रिजाइडिंग अफसर कहे मैं तेन ये दिता ही नहीं, मैं वो दिता है जो मैं उमर यूब दिता सी, इन्होंने रस्ते कितने गड़बड़ की थी है, तो फिर रिटर्निंग अफसर को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना सर। अच्छा शेख साहब, ये तो हो गया इलेक्शन गुजर गया। अब मुसलसल कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, बानी की मुलाकात नहीं हो रही। वज़ीर आला 7 दफ़ा चले गए, मुलाकात नहीं हुई। आज आइनी अदालत ने भी इसको ख़त्म कर कह दिया कि हम मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते, जहाँ जिस अदालत में केस है वहाँ पे चले जाएं। वो इस किस्म की बात कर दी गई जो सामने आई है, या इस पटिशन को ख़त्म कर दिया गया। अब बानी के लिए आपके पास एक आखिरी अदालत थी इंसाफ के लिए, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे वफाकी आइनी अदालत से भी जवाब हो गया। तो अब बानी से मुलाकात के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा?
सर ये तो राना साहब बड़ा ही सिंपल बात है कि ये तो अब कोई एतराज़ नहीं कर सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती दरवाजे नहीं खटखटाए या पाकिस्तान के अंदर जितने अवेलेबल फोरम्स थे, मीडिया के अंदर आवाज़ उठाई, टॉक शोज में बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, छोटी अदालत, बड़ी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और आपको याद होगा कि मुज़ाकराती जो कमेटी बनी थी उसके अंदर भी हम लोग जो है उसमें भी गए, पहली दूसरी तीसरी नशिस्त में। सब कोई ये नहीं कह सकता कि हमने जो भी अवेलेबल फोरम्स हैं उसके ऊपर हमने बात नहीं की। तो अब हमारे पास आइन हमें इजाज़त देता है कि पुरअमन आइनी एहतजाज होगा। अब तो एहतजाज के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है जिस वक्त आप उनको दीवार से लगा देंगे। तो अब उसके लिए जो है इमरान खान साहब ने वो तहरीक जो है वो हवाले की है इनके अचकज़ई साहब के, और अचकज़ई साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव जो कहते हैं कि वो मतलब जुनैद अकबर साहब जो सूबे के है चीफ, जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो, और ये जो एक 5-6 लोग हैं ये आपस में करेंगे, कॉल देंगे, राजा साहब हमें बताएंगे कि जी अब ये फैसला हो गया है। क्योंकि हमारी नुमाइंदगी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के फोरम पे असद कैसर साहब कर रहे हैं, राजा साहब उसमें जाते हैं, जुनैद अकबर साहब मीटिंग्स में आपने देखे होंगे, चीफ मिनिस्टर भी उनको मिले हैं। तो वो डेट देंगे या जो भी प्लान हमें अचकज़ई साहब देंगे, हम तो अब खान साहब के अहकामात के तहत उनके पाबंद बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सादा अक्सरियत जो है वो नून लीग को अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल हो चुकी है। यानी कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही एक और ख़बर यह है कि मुश्तरका जो पार्लिमान का इजलास है वो भी हुकूमत की जानिब से बुला लिया गया है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? सुहेल आफरीदी साहब ने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की है और कुछ अहम मुलाकातें क्या उनसे हुई हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। राना साहब, नून लीग को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बचाने के लिए ज़रूरत नहीं रही है और पहले भी पीपल्स पार्टी को बहुत शिकवे रहे हैं, और अब आपको क्या लगता है कि ये शिकवे कितने बढ़ जाएंगे? क्योंकि नून लीग ने बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपने नंबर पूरे कर लिए हैं। और सुहेल आफरीदी साहब से को मुलाकात हुई है ख़ास सहाफ़ियों के अलावा भी? सुहेल अफरीदी साहब ने आज कुछ लोगों से बड़ी अहम मुलाकात की है। आज के दिन में मैं आपको बता रहा हूँ, सहाफ़ियों की जो मुलाकात हुई थी वो सबके सामने था। आज सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ सहाफ़ी थे, कुछ बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन थे और कुछ वकला थे। उनसे सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की है। मैं सोच रहा था शायद उसकी कोई प्रेस रिलीज़ या कोई ख़बर निकलेगी। अच्छा। लेकिन एक सहाफ़ी इंटरनेशनल मीडिया को कवर करते हैं, वो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा जी आप किए हुए थे। उन्होंने जो चंद एक बातें बताई उसमें चीज़ ये थी कि सुहेल अफरीदी 8 से 9 दिनों में जो भी करेगा वो फाइनल होगा। मतलब कुछ बड़ी चीज़ करने जा रहा है 8 से 9 सूबे के हवाले से, सूबे के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, अपने बानी तहरीक वफाक से ताल्लुक़ के हवाले से, हाँ सब चीज़ों के हवाले से। उसने कहा वो ये जो इलेक्शन था हरीपुर वाला जी, उसके बाद उसने की और उसने कुछ चीज़ें बताई। उसने कहा वो तो हम आपको नहीं कहेंगे, उसने कहा मुझे आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 8 दिन जो होंगे ना वो सुहेल अफरीदी बड़े बड़े सरप्राइज इन 8 दिनों में देगा। अच्छा। मैंने कहा चलें जिसके देख लेते, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये तो मुलाकात को भी हट कर लेते हैं। इलेक्शन गुजर गया, इलेक्शन के आफ्टर शॉट अब नहीं होंगे, इसलिए कि इलेक्शन के बाद अब मामला कल के बाद ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बात जो बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, कुछ लोग उसे मुख्तलिफ़ लोगों से जोड़ रहे थे, कुछ कह रहे थे कि जनाब मैंने एक बार सीनियर सहाफ़ी का पढ़ा, वो उसको इशारा दे रहा था चेयरमैन सेनेट के साथ कि उन्होंने कहा जी कि हमारा वफाक में भी कुछ मामला तय है। जिस तरह बलूचिस्तान में 2.5 साल वाला फार्मूला अचानक से सामने आया था, जी, ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं ये भी अचानक से सामने आएगा। लेकिन आज अभी मैं जब प्रोग्राम में आ रहा था तो हम किसी जगह बैठे थे तो शाद आरिफ साहब भी थे वहीं पे और कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे थे, तो वहाँ पे बात हो रही थी। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि बिल्कुल बेबसी सी है पीपल्स पार्टी के कैंप दोनों में। अच्छा। उसने कहा कि दोनों सियासी जमातों में बिल्कुल बेबसी है।
और बेबसी का आलम यह है कि दोनों कहते हैं कि हम तो बस जी हजूर, यस सर, ये है। उन्होंने कहा जी बस जितना वक्त गुजरता है वो गुजरने दें। तो पूछा गया कि एक शख्स ने वहाँ पे कहा कि जी मेरी मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से भी हुई है, और उन्होंने कहा जी मैं इसे आप कोड ना कीजिएगा, हम नहीं कोड कर रहे, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने भी बताई उसमें भी एक तो मायूसी की झलक थी। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के साथ कंटिन्यू आगे तक जाना जो है उस वक्त तक मुमकिन है जब तक जामन चाहेगा। ठीक है, मैंने कहा ना हम तैयार हैं इसके लिए, लंबा अरसा उनके साथ जाने के ये लिए। डिसीजन इनके हाथ में ही नहीं है। उनके हाथ में डिसीजन है ही नहीं। अच्छा, इनमें से किसी के हाथ में भी डिसीजन नहीं है। इसलिए ज़हन में रखिएगा कि 27वीं तहरीक पर 27वीं तरमीम पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग राजी नहीं थे, राजी होना पड़ा। 28वीं तरमीम पर भी ना राजी थे, राजी होना पड़ा। और आप जहन में रखिएगा सबसे ज्यादा जरी टैक्स पर, जरी ज़रात पर टैक्स जो था उसका मुखालिफ पीपल्स पार्टी थी, और वो टैक्स किसने लगाया? पीपल्स पार्टी ने। बस जरदारी साहब ने उस पर किया। हाँ जी, साकिब साहब ये ज़रा मुझे बताइएगा कि मुलाकात की हम बात कर रहे थे, आप भी जो साफ़ियों की मुलाकात हुई उधर मौजूद थे, जो सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई उसका थोड़ा सा अहवाल बताएं, और आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की है, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कीजिएगा। क्रक्स ही आपके सामने रखते हैं। सुहेल खान अफरीदी जो है, जिस तरह उनके हवाले से पोर्ट्रे किया गया पहले आने से पहले, बाद में वज़रा ने, वफाकी हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि वो एक मुतशद्दिद जहनीत का एक बंदा है और पता नहीं दहशत गर्दों का सहूलतकार है। इस्लामाबाद के दर्जनों सहाफ़ी उनसे मिले हैं पिछले 2 दिनों में, 3-4 मुख्तलिफ नशिस्तें हुई। तो तकरीबन तमाम की राय ये है कि वो बड़ा एक जो है वो सॉफ्ट स्पोकन और यंग है, उसके वो जो है वो बात भी करना चाहता है, वो मुज़ाकरात भी करना चाहता है। सबसे बड़ी बात वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने अमन जरगा जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नून लीग, पीपल, सबको बुलाया उन्होंने। तो उस पर वो ये थे कि हमारे सूबे में दहशत गर्दी है तो उस पर अगर बात करनी है कंसेंसस के साथ, हम भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। हमारी फैमिली, उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली में से शहादतें हुई हैं, इससे बड़ी को बात हो सकती है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनकी फैमिली के लोग भी निशाना बने हैं। तो वो ये चाह रहे थे कि हम चलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई बात नहीं कर रहा। 7 दफ़ा मैं जब अडियाला जेल के बाहर गया हूँ, लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आला को, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो उनका आखिरी जो ये चीज़ थी कि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ, हम बिल्कुल भी कोई माजाराई नहीं चाहते, कोई हम जो है वो टकराव नहीं चाहते, लेकिन हर चीज़ मैं रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ ताकि कल अगर हम प्रोटेस्ट पे जाएं, जो हमारा राइट है, आइन हमें हक देता है, तो फिर जो है वो किसी को कोई गिला जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इससे जो पैगाम निकलता है वो यही है कि वो कहते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है, मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, और एक छोटे सूबे के जो है वो 4 करोड़ के नुमाइंदा के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए कि उनको आप ना मुलाकातें करने दे रहे हैं। साकिब साहब, वफाकी आईनी अदालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो मुकदमा है वो गया था, आवाज़ें भी लगी, कोई वकील पेश नहीं हुआ उस अदालत में। तो ये क्या, ये मतलब कि यही बताया गया है उन जजेस की जानिब से कि हम आपके दायरा कार को तस्लीम ही नहीं करते, हम इस अदालत को ही तस्लीम नहीं करते, इधर जितनी दफ़ा मर्जी हमारा नाम पुकारा जाए हम पेश नहीं होंगे? हमजा, एक तो जुम्मे के दिन, जुम्मे के रोज़ जो हमारा प्रोग्राम था उसमें मैंने आपको बताया था कि अहम अदालती शख्सियात जो हैं वो वफाकी आईनी अदालत का जो है वो बाइकआउट कर सकती हैं। तो आप जो है वो पूछ रहे थे कि कौन है, किस तरह होगा, सारी बातें। तो वो फिर सैटरडे को भी खबर आई कि उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन दायर की गई, और आज मंडे को बाकायदा अमली तौर पर ये हमें नज़र आया कि वो ना जजेस पेश हुए ना ही उनके वकला। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि इन्हीं जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने की कोशिश की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दायरी करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने ली नहीं है। अब उसमें सारा स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, तमाम जजेस, और जो वफाकी आईनी अदालत है उन्होंने कहा है कि ये सारा एग्जेक्टिव का जो है वो लगाए हुए हैं, और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और 1973 का जो आइन है उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। तो जब उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर चैलेंज किया हुआ है तो उसमें आर्टिकल 200 ट्रांसफर जजेस का मामला भी है,
तो वो फिर एक चीज आड़े उनके थी कि एक तरफ आप स्ट्रक्चर चैलेंज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पेश हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने पेश ना होने का फैसला किया और उनकी जो ट्रांसफर वाला मामला है वो भी आज जो किस्सा माजी हो गया, क्योंकि उनकी नॉन प्रोसिक्यूशन यानी कि अदम पैरवी जो अपीलें हैं वो भी खारिज हो गई हैं। ठीक है रान साहब, 28वीं तरमीम आने वाले दिनों में क्या हो रहा है? कोई खास मुलाकातें हुई या दिसंबर में हो जाएगी? आपके पास क्या खबर? हो जाएगी बिल्कुल दिसंबर में फाइनल है? 100% फाइनल है। अच्छा, कोई चांस ही नहीं है कि कुछ? और पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? तमाम मामलात मैं कह रहा हूँ बल्दियाती निज़ाम पे भी मैं कह रहा हूँ जो जो उसमें होगा ना, जो मनवाना होगा उस पर मान जाएगी। और दिसंबर में हो जाएगी? बिल्कुल दिसंबर में हो जाएगी। जो मनवाना बिलावल साहब ट्वीट करके बताएंगे या इस दफ़ा एमक्यूएम बताएगी? हो सकता है एमपीएम बता दे, हो सकता है मुस्लिम लीग नून बता दे, लेकिन आप ज़हन में रखिएगा वो जो कहते हैं ना कि देखें अब वफाक को भी चलने के लिए वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, और अगर वफाक को चलाने के लिए 10% या 5% फंड काटने पड़ते हैं तो वो एनएफसी से कटेंगे ना, कोई और तो रास्ता नहीं है। हाँ जी। तो इसी तरह बाकी चीज़ें जो हैं वो भी होंगी। तो फिर जब सारी चीज़ें होंगी तो ज़हन में रखिएगा ये जितने लोग बैठे हैं ना इनको सब कुछ मानना पड़ेगा। सब कुछ, कोई रास्ता नहीं है ही नहीं रास्ता। तो अपने वोटर्स को क्या कहेंगे 18वीं तरमीम पे जो वो इतना क्रेडिट लिया? जो वो देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, जब एक गवर्नर कहे कि आप जहाँ वोट डाल के आएंगे वो रिजल्ट नहीं निकलना, और जब ये पता चले कि जनाब हमें वोट के बगैर भी सब कुछ मिल जाना है, तो फिर उनको वोटों की क्या परवाह। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अज़ीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दी। हाफ़िज़।